Good morning students, my name is Rekha Sharma and today we will start a new chapter of our civics book, that is chapter number 4, working of institution. So in this chapter we will understand about the we will learn about the different institution, how they work, किस तरीके से वो अपने डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाते हैं, या फिर हमारी कंट्री के जो रूलर्स हैं वो कैसे अपना काम चलाते हैं या कैसे वो काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू, यानी क्या क्या चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो बच्चों डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने रूलर्स को इलेक्ट कर लें, वोट दे दें और थ्रू वोटिंग वी कैन इलेक्ट आवर रूलर्स। डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जो हमारे रूलर्स को भी फॉलो करने होते हैं। किस तरीके से वो काम करते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन के अंदर करते हैं, इन सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशन, जैसे कि हमारे 3 मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं। सबसे पहले लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये कैसे अपना काम करते हैं, किसका क्या क्या काम होता है, कैसे मेजर डिसीजंस लेते हैं, कैसे उन पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं, या जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, या कैसे अपने देश के ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करते हैं। ये सारी इंस्टीट्यूशन, ये 3 जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और बच्चों इन तीनों का हमारे देश की हमारी कंट्री के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये लोग। यही सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे वर्किंग ऑफ नेशनल लेवल गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट का भी पढ़ेंगे, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं और यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, या सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो कोई नया टॉपिक नहीं है हमारे लिए, हम 6th क्लास से गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो वही गवर्नमेंट जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर कैसे काम करती है, हमारे स्टेट्स के अंदर कौन सी गवर्नमेंट है और किस तरीके से वो काम करती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे अ गवर्नमेंट ऑर्डर, यानी एक सरकारी आदेश। तो 13 अगस्त 1990 के अंदर गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया जिसको ऑफिस मेमोरेंडम या कार्यालय ज्ञापन भी कहा जाता है। अब सभी जो गवर्नमेंट ऑर्डर थे, इट हैड अ नंबर एंड इज नोन बाय दैट 0M90। बच्चों सभी भी जितने भी हमारे गवर्नमेंट के कुछ ऑर्डर होते हैं वो एक संख्या से जाने जाते हैं, उनकी भी एक ऑर्डर नंबर है जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है, तो ये जो ऑर्डर था बच्चों हमारे देश के एक जनरल सेक्रेटरीट यानी एक संयुक्त जो सचिव थे उन्होंने इसके ऊपर साइन किए। देखो बिल्कुल छोटा सा ये इसमें आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल छोटा सा हमारे एक पेज की तरह एक नोटिस की तरह दिख रहा है ये आपको। और ये था भी एक ऑर्डिनरी सर्कुलर होता है या कोई नोटिस होता है जो आपने स्कूल में कई बार देखे भी होंगे, उस तरीके से देखने में लग रहा है। लेकिन इस इशू के ऊपर बहुत दिनों तक बातचीत होती रही, बहुत दिनों तक कॉन्फ्लिक्ट होती रही, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक कंट्रोवर्सी यानी एक बहुत दिनों तक एक रहस्य था जो कई सालों तक चलता रहा। अब लेट्स सी हाउ द डिसीजन वाज टेकन एंड व्हाट हैपेंड लेटर। तो बहुत दिनों तक ये एक विवाद का कारण भी बना, और चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने डिसीजन लिया और
इसके बाद क्या क्या हुआ। अब जो ऑर्डर था वॉज अ मेजर पॉलिसी डिसीजंस। अब जो ऑर्डर था वो किस लिए था बच्चों? जो ऑर्डर था वो हमारे देश में जो ओबीसी यानी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो हमारे देश में बैकवर्ड क्लासेस जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो उन लोगों के लिए रिजर्वेशन के लिए वो ऑर्डर था कि उन लोगों को हमारे देश की गवर्नमेंट जॉब के अंदर कुछ आरक्षण दिया जाएगा। अब अभी तक क्या हो रहा था बच्चों कि जो सरकारी नौकरी में जो रिजर्वेशन है उसका जो फ़ायदा था वो सिर्फ अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को ही मिल रहा था। लेकिन उसके बाद एक नई कैटेगरी आई जिसको बोला गया SEBC। SEBC के नाम से एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई और उसके लिए भी कुछ रिजर्वेशन रखा गया। ओनली पर्सन हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस वर एलिजिबल फॉर दिस कोटा ऑफ 27% जॉब। अब जो कोई भी बैकवर्ड यानी अनुसूचित जातियों से बिलोंग रखता हो या अनुसूचित जाति का हो उसको 27% जो जॉब के अंदर कोटा मिलेगा और अदर कुड नॉट बी compete फॉर दिस जॉब, और उसके अलावा कोई और इस जॉब के लिए compete नहीं कर पाएगा। अब द डिसीजन मेकर यानी निर्णय लेने वाला कौन था? Who decide to issue this मेमोरेंडम, यानी किसने ये डिसीजन लिया, किसने ये मेमोरेंडम जो ये हमने अभी ऊपर जो देखा था ऑर्डर जो था या जो आदेश था वो किसने डिसाइड किया? क्लियरली सच अ बिग डिसीजन। अब ये साफ है बिल्कुल कि इतना बड़ा जो डिसीजन था जो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर रहा था, इट्स मीन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होगा। तो द ऑफिसर वॉज मेरली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, यानी जो ऑफिसर्स उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा था वो सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को मान रहा था जो उसको उसके मिनिस्टर या फिर उसके ऊपर जो प्रशिक्षण विभाग के मंत्री हैं या कोई और है जो उस डिपार्टमेंट पे बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे है, सिर्फ उसी का वो ऑर्डर फॉलो कर रहा था। We can guess that such a major decision would have involved other major functionary in our country। तो बच्चों हम इस बात से ये चीज़ समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था हमारे देश में 3 जो है मेजर इंस्टीट्यूशन है। सबसे पहले क्या है? लेजिस्लेचर है। तो लेजिस्लेचर क्या काम करता है बच्चों? लेजिस्लेचर जो है वो हमारे जो कानून है, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बनाता है, ठीक है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव। तो जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करता है? वो उन पे इम्प्लीमेंटेशन करवाता है, यानी जो भी कानून हमारे लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उनको लोगों को फॉलो करवाता है। थर्ड है हमारा जुडिशरी। तो जुडिशरी क्या करता है बच्चों कि जो भी ऑर्डर लेजिस्लेचर ने बनाए एग्जीक्यूटिव ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाया, और जिन लोगों ने नहीं किया, जो लोग उन ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते हैं उनको पनिशमेंट देता है, उनके ऊपर उस पर कोर्ट में कोई भी सज़ा उनको दी जाती है, जो हमारा जुडिशरी। अब इन तीनों को हिंदी में न्याय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों चीज़ बोलते हैं। सबसे पहले व्यवस्थापिका है जो वो कानून बनाता है, कार्यपालिका है जो वो कानून स्थापित करता है, और वहीं पे तीसरी जो है वो न्यायपालिका जो उस कानून को फॉलो नहीं करता उसको सजा दी जाती है। अब जो ऊपर ये मेमोरेंडम साइन हुआ था ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन था जिसने उसके ऊपर साइन किया होगा। आप सबको पता होगा बच्चों कि जब भी हमारे देश में कोई कानून पास होता है तो सबसे लास्ट में क्या होता है? सबसे लास्ट में उसके ऊपर हमारे देश के राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है वो साइन करते हैं और उसके बाद वो कानून तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें जो थी हमने पिछले चैप्टर में भी कुछ टॉपिक पढ़े थे, अब इसमें सिर्फ हम उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में एक बार दोबारा से याद कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है बच्चों कि जो प्रेसिडेंट है
वो किसी भी देश का, किसी भी स्टेट का हेड होता है और उसके पास कुछ फॉर्मल अथॉरिटीज़ होती हैं उस कंट्री की। वहीं पे देखा जाए तो जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट का हेड होता है और एक्चुअल में सारी जो गवर्नमेंट पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती हैं और जितने भी हमारे कैबिनेट मीटिंग के जितने भी फैसले होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अब जो चीफ मिनिस्टर की प्राइम जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें भी दो हाउसेस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं। सबसे पहले लोकसभा बोलते हैं जिसको, और राज्यसभा बोलते हैं। और जो प्रधानमंत्री है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लोकसभा के प्राइम मिनिस्टर तभी बनते हैं जब लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उनका मेजॉरिटी जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ, मतलब प्रधानमंत्री को उनकी मेजॉरिटी मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी मेजॉरिटी का समर्थन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी जब हम इम्पॉर्टेंट जो ऑफिस मेमोरेंडम था जिसको अभी लागू किया गया था, तो क्या ये जो अभी हमने पढ़ा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, क्या इन सब के भी साइन थे या वो सब भी राजी थे? अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी भी दी हुई है बच्चों। Which point other than the ones mentioned above do you recall about these institutions from the previous class? जो हमारी प्रीवियस क्लास, जो हमारी 8th क्लास है, उस 8th क्लास में जो हमने अभी पढ़ी हैं उन बातों के अलावा और कौन सी बातें हैं जो आप याद कर सकते हैं इनसे रिलेटेड। और दूसरा है कि क्या आप अपनी कैन यू थिंक ऑफ अ मेजर डिसीजन, क्या आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कोई बहुत ही बड़े फैसले को याद कर सकते हैं, या राज्यपाल यानी जो हमारे गवर्नर हैं या मंत्रिमंडल हैं या राज्य विधानसभा या न्यायालय यानी हमारी जो कोर्ट है वो भी इन्वॉल्व था इन सारे डिसीजंस में, जो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन था स्टेट गवर्नमेंट का, और उसके अंदर जो हमारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है या गवर्नर है या हमारी स्टेट असेंबली या कोर्ट जो है वो इन्वॉल्व थे उस डिसीजन के अंदर या नहीं थे। अब बच्चों उस मेमोरेंडम की बात करते हैं जो लागू किया गया था। तो बच्चों ये जो मेमोरेंडम था ये एक काफ़ी लॉन्ग चेन इवेंट से, यानी एक बहुत लंबे घटना चक्र का रिजल्ट था। 1979 के अंदर एक शेड्यूल कास्ट के लिए या पिछड़ी जाति के लिए एक आयोग, एक कमीशन गठित किया गया था जिसको जिसकी बीपी मंडल जो थे उन्होंने उनको हेड किया था और इसी के कारण उसको मंडल कमीशन भी कहा जाता है। अब इस कमीशन के अंदर ये जो मंडल कमीशन था बच्चों, इसके अंदर भी शेड्यूल कास्ट यानी जो हमारी पिछड़ी जातियां हैं उनका पिछड़ापन दूर करने के लिए कुछ उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया था। और इस आयोग के अंदर 1980s में कुछ ऐसी सिफारिशें दी गई जिनसे उनके लिए एक रिजर्वेशन भी किया गया, जिनसे उनकी जो सामाजिक और शैक्षणिक बैकवर्ड क्लासेस जो है, यानी जो शिक्षा जिनको पूरी नहीं मिल पाई या सामाजिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया गया। और इसी के ऊपर हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी काफ़ी दिनों तक चर्चा हुई। फॉर सेवरल ईयर्स मैनी पार्लियामेंट, यानी वर्षों तक कई पार्टियां और सांसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। फिर 1989 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उस टाइम पे जनता दल ने अपने जो उनका घोषणा पत्र था उसमें वादा किया कि आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी उसके अंदर मंडल आयोग के द्वारा जो सिफारिशें ली गई थी उसको लागू किया जाएगा। यानी इलेक्शन जो मैनिफेस्टो था जनता दल का, उसके अंदर ये प्रॉमिस किया गया कि आगे मंडल कमीशन के अंदर जो भी, और इस इलेक्शन के बाद नेता मिस्टर वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे, बहुत सारी घटनाएं हुई थी। चलिए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब
नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी जो उनकी इंटेंशन थी उसकी घोषणा की। और उसके बाद 6 अगस्त 1919 में जो हमारे कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट थी, उसके अंदर ये एक फॉर्मल डिसीजन लिया गया और उसके बाद से रिजर्वेशन जो था ये शुरू हो गया। और नेक्स्ट डे ही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दोनों ही जो हमारे सदन होते हैं, यानी जो हमारा अपर हाउस और लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के अंदर ही इस डिसीजन को मतलब बताया गया, डिसीजन उनको सुनाया गया। अब इसके बाद द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वॉज सेंड टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी कैबिनेट का जो फैसला था उस फैसले को आगे भेजा गया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को भेजा गया, इस विभाग, प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसके बाद उस विभाग के या उस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स थे, जो सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने इस कैबिनेट के डिसीजन के आधार पे एक आदेश, एक ऑर्डर तैयार किया गया और मंत्री की परमिशन के बाद आफ्टर मिनिस्टर ऑफ अप्रूवल इसको स्वीकृति यानी इसको अडेप्ट कर लिया गया हमारी केंद्रीय सरकार के द्वारा, हमारी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। और इस तरीके से जो 13 अगस्त 1919 को ये हमारा ऑर्डर जो था, मेमोरेंडम जो था, ये शुरू हो गया। अब अगले कुछ महीनों बाद क्या हुआ बच्चों कि कुछ और देश का मतलब ये जो टॉपिक था ये देश में बहुत ज़्यादा डिबेट इशू बन गया। न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, हर जगह पे ये इन्हीं के व्यूज से, इसी इशू की ओपिनियन से भरे हुए रहते थे न्यूज़पेपर वगैरह। लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि जब भी कोई आरक्षण के लिए कोई भी मुद्दा उठता है तो सबसे पहले लोग प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं, हड़तालें शुरू हो गई। तो ऐसी ही ये सारी चीज़ें इसी मुद्दे पे शुरू हो गई कि सरकारी नौकरियां जो हैं उस पर सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और इसके अलावा ये जो दूसरा तीसरी जो एक और रिजर्वेशन था ये क्यों हो रहा है। सम फेल्ट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन नेसेसिटेटेड जॉब रिजर्वेशन, यानी कुछ लोगों को ये लगने लगा कि सरकारी नौकरी पाने के लिए या सरकारी नौकरी भारत में विभिन्न जातियों के बीच में असमानता के कारण ही नौकरियों के अंदर आरक्षण जरूरी है। और उनका ये भी मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी में आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था, यानी जो बैकवर्ड क्लासेस थे, जिनका सोशल और इकोनॉमिक और साथ में एजुकेशनल लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा डाउन था। इस कारण उन लोगों को अगर कोटा दिया जाएगा या रिजर्वेशन दिया जाएगा तो उनको अपनी जो उनकी कंडीशन थी उनसे कंडीशन को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा और साथ साथ वो आगे भी बढ़ेंगे। वहीं पे कुछ लोगों का तो ये मानना था, लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये जो निर्णय किया गया या ये जो रिजर्वेशन किया गया है इसमें पिछड़े वर्ग के ही नहीं, उनके खुद के अवसर भी छीने गए हैं। यानी जो जनरल कास्ट के हैं तो उन लोगों के जो अवसर थे, उन लोगों की जो अपॉर्चुनिटी थी वो छीनी जा रही है। अभी देखिए ये होता भी है कि जो लोग जनरल कास्ट में हैं या जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, अगर उनको फीस भी फुल देनी पड़ती है, उसके अलावा उनके मार्क्स वो भी उनको ज़्यादा होने चाहिए। तो ये कुछ लोगों को ऐसा मानना था कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है कि हम लोग इस लायक तो हैं कि योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। वहीं कुछ लोगों का ये मानना था कि यहाँ पे इसके कारण क्या होगा कि कास्टिज्म जो है वो बढ़ेगा, जातिवाद जो है वो बढ़ेगा और उसका इफेक्ट जो है वो हमारे देश के डेवलपमेंट पे और हमारे देश की जो यूनिटी है उसके ऊपर पड़ेगा। तो बच्चों ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम
मतलब इस बारे में बात नहीं करेंगे कि ये जो डिसीजन था ये सही था या नहीं था। हम इस चैप्टर में इन बातों पे पढ़ेंगे कि ये जो डिस्प्यूट्स हुए, ये जो विवाद हुए, इनका निपटारा कौन करेगा, साथ में जो सरकारी निर्णय यानी जो भी गवर्नमेंट डिसीजंस होते हैं उनको कौन लेता है और कौन नहीं लेता। अब नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यानी आवश्यकता क्या पड़ी ऐसी राजनीतिक संस्थाओं की। अब अभी जैसा हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था जिसमें हमने गवर्नमेंट वर्क के बारे में बात की थी कि यहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं। आपको यह अभी हमने पढ़ा था कि एक मेमोरेंडम हुआ, उसके ऊपर कितने लोगों ने साइन किया, उसके बाद वो लागू कैसे क्यों हुआ, उसको मैनिफेस्टो में बताया गया था, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था और उसके बाद मिनिस्टर्स ने एग्री किया। उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने दोनों ही अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों ही लोगों को, दोनों के ही मेंबर्स को उसके बारे में इन्फॉर्म किया। अब यही चीज़ जो है किसी भी देश को चलाने के लिए इस तरह की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। जैसे सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए या उनको शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए, और साथ साथ उसे सेना, पुलिस और जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं, उनको तनख्वाह देने के लिए ये क्या करती है, वो टैक्स इकट्ठा करती है। हम लोग जो टैक्स देते हैं उसी टैक्स से गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट जॉब में जो है उनको पे देती है। और उसके साथ साथ जितनी भी हमारे देश में वेलफेयर स्कीम्स शुरू होती हैं या हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे रोड बने, चाहे नया स्कूल बने, चाहे हॉस्पिटल बने, तो वो सारी जो है वो हम लोगों के द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उसी से ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो होती हैं। अब कुछ इंसान जो थे, कुछ व्यक्ति जो थे, वो इन गतिविधि, ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको चलाने का, इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाने का और साथ साथ सही है या गलत है ये सारे डिसीजन लेने का भी राइट्स होता है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरीवन शुड नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग व्हाट। और ये भी बहुत ज़रूरी था कि हर किसी को पता होना चाहिए कि ये जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये कौन कर रहा है और हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, यानी कौन है जो किस किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट that these activities keep taking place even the person is key position change, यानी ऐसा भी होना चाहिए कि जो एक्टिविटीज़ हो रही है, यानी जो हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है, जो विकास हो रहा है, वो होता रहे, चाहे वहाँ पे जो बैठे हुए पोजीशन पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक लोग चला गया तो उसके बाद वो काम होगा ही नहीं, काम लगातार होते रहना चाहिए, चाहे उस पोजीशन पे बैठे हुए लोग जो हैं वो बदलते रहें। अब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसी के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री और कैबिनेट कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो सभी इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं। दूसरा, जो मंत्री हैं, जो हमारे मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए भी एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वह एक ऐसी संस्था है जहां नागरिकों और सरकार के बीच में, यानी जो डिस्प्यूट्स होते हैं सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, उनको सेटल करवाने का जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट में होता है। अब नेक्स्ट, पार्लियामेंट यानी संसद भी जिसको कहा जाता है। अब आपको पता है बच्चों कि कोई भी, जैसे हमने अभी ऑफिस मेमोरेंडम का एग्जाम्पल दिया था, तब हम लोगों को पार्लियामेंट का रोल समझ में आया था, लेकिन सच दिस इंसिडेंस वाज नॉट टेकन बाय द पार्लियामेंट। लेकिन ऐसे जो कुछ फैसले होते हैं इसमें पार्लियामेंट की कोई भी रोल नहीं होता। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे इंसिडेंट्स पे नज़र डालें जिसमें उनमें संसद का कोई कहीं जिक्र नहीं था, जैसे कि मंडल आयोग की रिपोर्ट थी, उसके ऊपर चर्चा हुई, उसके अंदर पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं दिखाया गया था। भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था, प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर प्रधानमंत्री ने उस पर
इम्प्लीमेंट करवाया था। उसके अलावा जो डिसीजन लिया गया था ये भी पार्लियामेंट का नहीं था। बट पार्लियामेंट्री डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस एंड शेप द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट के अंदर जो विवाद होता है, जो हमारी लोकसभा होती है उसके ऊपर जो विवाद होता है, उस विवाद में कोई भी बिल पास होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है। यानी जब कभी भी हमारे पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बिल रखा जाता है, पेश किया जाता है, और उस टाइम पे अगर हमारी 50+1 यानी मेजॉरिटी जो है वो उसको एक्सेप्ट करती है, वो उसके फेवर में होती है, तभी वो बिल जो है वो पास किया जाता है, तभी कोई कानून या बजट है या कोई भी चीज़ है वो तभी पास की जाती है। तो इसलिए पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कशन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इफ़ द पार्लियामेंट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन, अगर पार्लियामेंट जो है वो फेवर नहीं होगी किसी भी डिसीजन के अंदर, तो गवर्नमेंट उसको लागू नहीं कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? तो बच्चों, पार्लियामेंट सबसे पहले है क्या? इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट, यानी एक सभा है, एक राष्ट्रीय सभा है जिसके अंदर सभी चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, उसको बोला जाता है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के अंदर कुछ लेवल्स भी हैं जिसके अंदर लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सबसे पहले द नेम, ये जो नाम है ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग हो जाता है, लेकिन असेंबली जो है ये हमें हर डेमोक्रेसी के अंदर देखने के लिए मिलती है। अब इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज, ये अलग अलग तरीकों से लोगों के लिए काम करती है। सबसे पहले पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट जो है वो फाइनल अथॉरिटी है किसी भी कानून को बनाने के लिए। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेचर, जब भी कोई कानून बनाया जाता है, शुरू किया जाता है, तो वो कौन करता है? लेजिस्लेचर करता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि लेजिस्लेचर जो है वो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट करवाता है, और वहीं पे जुडिशरी जो है वो उस कानून को जो फॉलो नहीं करता उनको पनिश करता है। अब पार्लियामेंट ऑल्सो ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट, यानी दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रण करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत जैसे देश में उसे सीधा या पूर्ण नियंत्रण कह सकते हैं, और संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। यानी पार्लियामेंट का जब उन्हें पूरी अथॉरिटी या पूरी समर्थन मिलता है तभी वो लोग जो हैं रूल बना सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। और इंडिया के अंदर इसको डायरेक्ट या फुल कंट्रोल भी कहा जाता है। अब पार्लियामेंट कंट्रोल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव, अब जितनी भी पैसे जो गवर्नमेंट के पास होते हैं वो पार्लियामेंट ही कंट्रोल करता है। In most countries, many countries, any the public money can be spent only when the parliament sanction it. बहुत सारे देशों में ऐसा भी है कि जब तक पार्लियामेंट सैंक्शन नहीं करेगा तब तक गवर्नमेंट कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकती है। अब 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, हम 2 हाउसेज हैं हमारे पार्लियामेंट के, सबसे अपर हाउस और लोअर हाउस बोला जाता है जिसको, यानी अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। अब ये 2 हाउसेज जो हैं, एक काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और दूसरा काउंसिल्स ऑफ पीपल यानी लोकसभा। अब लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है 552 मेंबर्स, लेकिन अभी कितने हैं? 543 मेंबर्स हैं। वहीं पे अगर जो हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स हैं वो उनके अचीवमेंट के हिसाब से इलेक्ट किया जाता है। दूसरा, दैट इज वाई ऑल लॉ मेड इन द हाउसेज कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द सेंट ऑफ द, जब भी कोई कानून पास किया जाता है तो उसके ऊपर जो हमारी लोकसभा और जो हमारा अपर हाउस और लोअर हाउस है दोनों के अंदर ही डिबेट किया जाता है। मोस्टली लोकसभा के अंदर डिबेट किया जाता है, और वहाँ जब उनको 50+1 मेजॉरिटी वोट्स मिल जाते हैं तब जाके उसको आगे हमारे प्रेसिडेंट के पास लेके जाया जाता है और उसको साइन किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर
of members, who elect the members, what is the length of the term, और can the house be dissolved or impermanent, क्या हम ये जो हमारे हाउसेज हैं, लोअर हाउस अपर हाउस, इनको कभी भी भंग कर सकते हैं, कितने इसमें मेंबर्स होते हैं, कौन इन मेंबर्स को इलेक्ट करता है, या कितने इनकी लेंथ यानी जितने साल ये काम करते हैं क्या इनका टेन्योर होता है। ठीक है बच्चों, अब लोकसभा अब यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एक दिन के बारे में जो लोकसभा में होता है। 7 दिसंबर 2004 में एक ऑर्डिनरी दिन था। लाइफ ऑफ द 14th लोकसभा, हमारी 14वीं जो लोकसभा थी उसके अंदर 7 दिसंबर 2004 के अंदर एक साधारण सा दिन था, और यही चीज़ इसमें पूरी डिस्क्राइब की हुई है कि पूरे दिन क्या क्या काम हुआ वहाँ पे। 11 बजे क्या हुआ कि जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने अपने रिटर्न आंसर दिए, जो 250 क्वेश्चंस उनसे पूछे गए थे। अब व्हाट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन टॉकिंग द मिलिट्री ग्रुप इन कश्मीर, की गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं जो कश्मीर के अंदर मिलिट्री ग्रुप्स हैं उनके ऊपर। दूसरा कश्मीर के जो आतंकवादी समूह थे उनसे बातचीत के बारे में सरकार की क्या नीति है, क्या सोचते हैं वो। थर्ड, पुलिस और आम जो नॉर्मल कॉमन पीपल है उनके द्वारा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ किए गए जो भी अत्याचार थे उनका क्या आंकड़ा है, क्या उनका सर्वे के थ्रू क्या पता लगा है। थर्ड, जो बड़ी कंपनियां हैं जिनकी दवाइयां बहुत ज़्यादा महंगी है उनके बारे में सरकार क्या कर रही है। 12 बजे क्या हुआ कि ढेर सारे जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स थे उनको सामने पेश किया गया, और उसमें क्या क्या था, उसके अंदर सबसे पहला था इंडो तिब्बतिन बॉर्डर पुलिस फोर्स, यानी भारत और तिब्बत सीमा पुलिस बल में नियुक्ति के नियम। जो भी कोई उस पुलिस के अंदर फोर्स के अंदर जॉब करना चाहता है उसके क्या क्या नियम है। दूसरा, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी, यानी इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो क्या थी। तीसरी, रिपोर्ट एंड अकाउंट्स ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, यानी भारतीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है विशाखापट्टनम की रिपोर्ट क्या थी और क्या उसके अकाउंट यानी लेखा जोखा था। उसके बाद 12:02 पे क्या हुआ, वहाँ पे जो डेवलपमेंट मिनिस्टर थे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उसके बाद जो रेलवे, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रेलवे रिप्रेजेंट अ स्टेटमेंट, उसके अलावा जो वहाँ के रेलवे मिनिस्टर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रेलवे बजट को दिखाया, रेलवे बजट जो था वो पेश किया। अब इसी तरीके से यहाँ पे शाम को 7 बजे तक क्या हुआ, लास्ट में देखिए डिस्कशन हुआ था उनके, लास्ट 4 बजे तक वहाँ पे बातें हुई और 7:17 पे जो डिस्कशन था उसको नेक्स्ट अगले दिन के लिए छोड़ दिया गया। अब ये यहीं पे सेकंड है जो हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी राजनीतिक कार्यपालिका को बता रहा है। बच्चों आपको याद होगा कि हमने शुरू में एक ऑफिस मेमोरेंडम की बात की थी जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। तो हमने उस टाइम पे पाया था कि एक इंसान था जिसने उसके ऊपर साइन किए थे, उसने यह फैसला सिर्फ साइन किए थे लेकिन उनका ये फैसला नहीं था, वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू किया गया था, यानी जिस पे सभी लोग सहमत थे उन्होंने सिर्फ साइन करके उसको लागू किया गया था। हमने यह फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वो ये फैसला नहीं करते। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि इसके अंदर जो हमारी संसद है उसकी भी मर्जी शामिल थी। अब इसी तरह किसी भी सरकार के जो डिफरेंट लेवल होते हैं उसके अंदर सभी अधिकारी जो हैं हमें मिलते हैं जो डेली रोज ये काम करते हैं। अब इसके अंदर
लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा किए गए सबसे बड़े अधिकारी को इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है, यानी एक पूरा इंस्टीट्यूशन है जिसको एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है और जिसके अंदर सभी लोग ये काम करते हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डेली यही काम करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। ठीक है, अब पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है? तो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके अंदर दो कैटेगरी होती है एग्जीक्यूटिव की। सबसे पहले जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए, यानी जनता द्वारा चुने जाते हैं जो कुछ खास अवधि के लिए होते हैं, उनको राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, जिनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। वहीं पॉलिटिकल लीडर हु टेक द बिग डिसीजन, जो भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं जो बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और दूसरी तरफ सेकंड कैटेगरी जो है उनको एक लॉन्ग टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है और उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव या सिविल सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। जो पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट, और जो पर्सन सिविल सर्विसेज के अंदर काम करते हैं उनको सिविल सर्वेंट कहा जाता है। बच्चों, इस तरीके से हमने काफ़ी चीज़ें जानी कि कैसी हमारी गवर्नमेंट जो है वो काम करती है और किस तरीके से कोई भी कानून जो है वो बनता है, कोई भी कानून कैसे लागू किया जाता है। जब हम इस चैप्टर को थोरोली पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। आई होप मोस्टली थिंग क्लियर हो गई होगी।